जो लेजिस्लेचर है वो हमने कंप्लीट किया है, सेंटर वाला दैट मीन्स पार्लियामेंट, और स्टेट वाला दैट मीन्स असेंबली और काउंसिल। ठीक है, तो वो सेंटर वाला कंप्लीट हो गया और स्टेट वाला भी कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स लेजिस्लेचर पूरा कंप्लीट, विधायिका पूरी कंप्लीट कर ली हमने। लेजिस्लेचर का एक ही काम है, लॉ बनाना। तो सेंटर का जो लेजिस्लेचर है वो पूरी इंडिया के लिए लॉ बनाता था, यानी कि पार्लियामेंट, और स्टेट का लेजिस्लेचर हर स्टेट के लिए सेपरेटली लॉ बनाता है। अब लेजिस्लेचर के बाद जो सेकंड ब्रांच है गवर्नमेंट की, वो है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो लॉ लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करना। अब लॉ इम्प्लीमेंट सेंट्रल लेवल पर भी होता है और स्टेट लेवल पर भी होता है। तो एग्जीक्यूटिव फर्दर डिवाइड हो जाएगी दो कैटेगरी में, सेंटर वाली अलग और स्टेट वाली अलग। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है यूनियन एग्जेक्टिव, या फिर इसे आप सेंट्रल एग्जेक्टिव कह सकते हैं। इसके बाद स्टेट एग्जेक्टिव पे जाएंगे। ठीक है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आती है। यूनियन एग्जीक्यूटिव जिसका काम क्या है, लॉ इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया, भारत में कानून को लागू करना, भारत में कानून को लागू करना, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का काम। यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में डिटेल पार्ट 5 में है, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात आती है इसमें कौन कौन लोग आते हैं जो कानून को लागू करने का काम करते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में ध्यान रखना, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कितने लोग आएंगे। तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट आएंगे, यानी कि राष्ट्रपति। सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति। थर्ड है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसे आप मंत्री परिषद बोलेंगे, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। फोर्थ पर्सन आएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। इतने लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं जो पूरी कंट्री में कहीं ना कहीं कानून को लागू करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपनी भूमिका अदा करते हैं। सबसे रिलेटेड अगर आर्टिकल्स की हम बात करें तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल हैं 52 से लेकर 62, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल हैं 63 से लेकर 73, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल हैं 74, 75, 78, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल है 76।
भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा आर्टिकल 52 हमें बताता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत में राष्ट्रपति की जो डिटेल है और जिसके पद के बारे में जो जानकारी दी गई है वो आर्टिकल 52 में दी। इंडिया में प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? कौन बन सकता है राष्ट्रपति? बताइए। भारत का ही रहने वाला हो। और तो ध्यान रखना, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले तो भारत का रहने वाला हो वो नागरिक, और दूसरा कम से कम उम्र उसकी 35 साल हो गई, कम से कम उम्र उसकी 35 ईयर्स हो गई हो। इसके अलावा कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट अगर बन रहा है तो पिछले सरकारी पदों से रिजाइन देना होगा उसको। दो दो पद एक साथ होल्ड करके नहीं रख सकता। अगर दो पद एक साथ होल्ड करके रख रहा है तो इसे हम कहेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, वो लाभ के पद पर है, तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो कोई भी राष्ट्रपति बनने जा रहा है और उससे पहले अगर वो मान लो गवर्नर है किसी स्टेट का, तो पहले वहां से रिजाइन दे दो, इस्तीफा दे दो, उसके बाद ही वो राष्ट्रपति बन सकता है। सरकारी सोर्स से दो जगह से सैलरी नहीं आ रही उसकी, बस ये ध्यान रखें, एक ही टाइम पर दो दो जगह से सैलरी नहीं आ रही हो, मॉनेटरी बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा हो। जो कैंडिडेट क्वालिफिकेशन पूरी करेगा उसका इलेक्शन होगा, पर उससे पहले देखिए कुछ, जो भी कैंडिडेट क्वालिफिकेशन पूरी कर रहा है और उसकी इच्छा है कि वो भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो चेक किए जाते हैं, या आप कह सकते हैं उनको फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले कोई भी कैंडिडेट अगर प्रेसिडेंट के पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो कम से कम 50 लोग उसको सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है कि कोई भी इधर घूम रहा है और वो पहुंच जाए कि मुझे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। भाई आपको जानने वाले ऐसे तो कुछ लोग होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें, और ये 50 लोग कौन होंगे? जो प्रेसिडेंट को वोट देते हैं उन्हीं में से कोई होने चाहिए। समझ गए? 50 इलेक्टर्स होने चाहिए और उसके साथ साथ 50 प्रपोजर होने चाहिए। यानी कि शुरुआत के जो 50 इलेक्टर है ना, वो कौन है? जो फर्स्ट टाइम ही कहें जाके कि हाँ जी हम सब चाहते हैं कि ये भारत के राष्ट्रपति बने, ये तो हो गए इलेक्टर। दूसरे 50 कौन है? जो ये चाहते हैं कि हम चाहते तो हैं ये राष्ट्रपति बने, लेकिन इससे पहले हम ये चाहते हैं ये बने, यानी कि वो सेकंड प्रेफरेंस दे रहे हैं उनको। तो फर्स्ट प्रेफरेंस देने वाले 50 लोग होने चाहिए और सेकंड प्रेफरेंस देने वाले भी 50 लोग होने चाहिए। समझ गए? जो चुनाव में वोट देते हैं, एमएलए एमपी ये सब। ठीक है, जैसे दो नाम ले लेते हैं कोई, जैसे द्रौपदी मुर्मू है और इनके अपोजिट में ही एक कैंडिडेट खड़े हुए थे, यशवंत सिन्हा। ये दो चुनाव में खड़े हुए थे राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ, तो द्रौपदी मुर्मू भी गई होगी फॉर्म भरने इलेक्शन के लिए।
तो इनको 50 लोगों ने सपोर्ट किया होगा और दूसरे 50 लोग वो होंगे जो सब फर्स्ट प्रेफरेंस पे तो यशवंत सिन्हा को चाहते होंगे, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस पे उन्होंने कह दिया 50 ने कि अगर यशवंत सिन्हा नहीं बने तो द्रौपदी मुर्मू को हम चाहते हैं कि वो बन जाए। तो ये जो सेकंड प्रेफरेंस वाले 50 होंगे वो प्रपोजर होंगे, प्रपोज करें, आगे बढ़ाने का काम करें। और ये क्या है, ये फुल सपोर्ट में है कि हम चाहते ही हैं कि यही बने राष्ट्रपति। समझ रहे हैं? एक तो पहले आपके साथ खड़े होने वाले कि नामांकन के टाइम पर वो कह रहे हैं हम साइन करके दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति बने। और दूसरे 50 कौन से हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं वो राष्ट्रपति बने, अगर वो न बन पाए तो हम इनके साथ, अगर वो चुनाव न जीत पाए तो हम इनके साथ। तो वो सेकंड प्रेफरेंस वाले, ठीक है। ऐसे 100 लोग होने चाहिए, 50 इलेक्टर और 50 प्रपोजर। तो जो जो कैंडिडेट प्रेसिडेंट का फॉर्म फिल करेगा उनके साथ इतने लोग होने चाहिए। और जरूरी नहीं है कि जो 50 उनको सपोर्ट कर रहे हैं वही दूसरे को करें, दूसरे के लिए दूसरे हो सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, सेकंड चॉइस, प्रपोज्ड करने वाले, आगे बढ़ाने वाले, फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, सेकंड। अब ये ऐसा होता क्यों है, जिससे कोई भी ऐरा गैरा खड़ा ना हो जाए वहां जाके कि हमें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। भाई न्यूज में आने के लिए कोई भी फॉर्म भरने चला जाएगा ना, किसी को रोका तो नहीं है। 35 साल उम्र हो गई आपकी, जा सकते हैं सब लोग। तो वो तो उसका तो न्यूज में नाम आ जाएगा ना कि एक 35 साल का ही हुआ था और बेरोजगार घूम रहा था, उसने राष्ट्रपति का फॉर्म भरा है। न्यूज में तो आ गया ना, कुछ ना कुछ तो पॉपुलैरिटी मिली उसको न्यूज में आने से। इसलिए सीरियस कैंडिडेट ही आए और ऐसे लोग आए जिनको कुछ लोग जानते भी हो। वोट देने वाला जो लोग हैं उनमें कुछ लोग जानते भी हों, चाहते भी हों कि हाँ इनका काम अच्छा रहा है अभी तक का, हम चाहते हैं कि ये प्रेसिडेंट बने, ठीक है। 50-50 का ये रेशियो बस याद रखना है आपको। दूसरा, जो भी कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए चुनाव के लिए नामांकन करने आया है 15,000 रुपए की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। दो कैंडिडेट खड़े होंगे तो दोनों कैंडिडेट को 15,000 की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। अगर हार जाते हैं तो वो 15,000 वापस नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? जिससे सीरियस वो कैंडिडेट आए, वही वाली बात, कोई भी ना आ जाए, ठीक है। तो 15,000 का सिक्योरिटी अमाउंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है और 50 इलेक्टर्स सपोर्ट में होने चाहिए। दो बातें क्लियर हैं, ठीक है। 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, जीतने पर भी नहीं मिलता और हारने पर भी नहीं मिलता। जीतने वाले को तो चाहिए ही नहीं, हारने वाले को मिलता नहीं, ठीक है। समझ गए? हाँ जी, फॉर्म भर, हाँ फीस हो गई, ठीक है। अब देख रहे हो हर कोई नहीं भर सकता ना चुनाव में फॉर्म, 50-50 लोग होने चाहिए, 15,000 का जमा करना चाहिए। तो ऐसे कौन सीरियस ही जाएगा? सीरियस ही जाएगा ना कोई, या जिसको राजनीतिक पार्टी सपोर्ट करेगी वही जाएगा। ऑफिस नहीं, टैक्स नहीं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए उसको। अगर कोई कैंडिडेट प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा है, फॉर्म भरने जा रहा है इलेक्शन के लिए, तो वो उस टाइम पर किसी ऐसे सरकारी पद पर ना हो जहाँ से उसे सैलरी नहीं, वहाँ से उसको रिजाइन देना पड़ेगा, तब आगे जाना पड़ेगा उसको। अगर वो एक ही टाइम पे दोनों पद होल्ड करके बैठा है तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहेंगे, और नहीं कर रहा है तो उसे कहेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं है। तो कंडीशन यही है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब जो क्वालिफिकेशन पूरी करेगा उसका होगा इलेक्शन। इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि जनता वोट नहीं देती। तो ध्यान रखना,
कौन वोट देता है? तो इलेक्शन के लिए एक बनता है इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट कौन देगा? इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर। अब ये कौन सा कॉलेज है? तो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन होते हैं? पहला, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। दूसरा, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया। भारत के अंदर जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, राज्यों में हो या यूनियन टेरिटरी में, उनके जो मेंबर हैं यानी कि एमएलए, वो सब वोट देने चाहिए। और लोकसभा राज्यसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर वोट देने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा में 543 मेंबर होते हैं और सभी इलेक्टेड होते हैं, तो ये सब वोट देंगे। राज्यसभा में होते हैं 245 मेंबर, लेकिन इसमें से सिर्फ 233 का ही इलेक्शन होता है, 12 नॉमिनेटेड होते हैं, तो ये वोट देने नहीं जाएंगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे। तो लोकसभा राज्यसभा में कितने जाएंगे? 543 प्लस 233। और दूसरा पॉइंट है, इंडिया के अंदर जितनी विधानसभाएं हैं, तो 28 राज्यों में 28 विधानसभा और प्लस यूनियन टेरिटरी में दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पौडुचेरी, तो 28 और 3 31 विधानसभाओं के जो एमएलए होंगे वो वोट देने जाएंगे सबको। तो कौन वोट देता है? एमपी और एमएलए। लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स को क्या कहते हैं? एमपी। और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को कहते हैं एमएलए, यानी कि विधायक। तो इंडिया में जितने विधायक हैं वो सब वोट देने जाएंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, और इंडिया में जितने एमपी हैं इलेक्टेड वाले, यानी कि नॉमिनेटेड नहीं, जो चुनाव जीतकर बने हैं, वो सब वोट देने जाएंगे। यही होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य। तो इलेक्टोरल कॉलेज का जो सदस्य होगा वही वोट देता है। ऐसा कोई कॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता, बस कागज पे बनाया जाता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज है। वो भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ही बनाया जाता है कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन। वो नहीं देते। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देते, केवल विधानसभाओं के सदस्य। कोई भी चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कब नहीं दे सकता? किसी स्टेट का कोई चीफ मिनिस्टर है तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किस कंडीशन में वोट नहीं दे सकता? पहले तो ये बताओ, मुख्यमंत्री वोट दे सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में? किसी राज्य का मुख्यमंत्री वोट दे सकता है? दे सकता है। अब क्वेश्चन पे आओ, तो मुख्यमंत्री वोट कब नहीं दे सकता? किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने की स्थिति में कब नहीं होता? इस्तीफा दे दिया फिर तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहा। इस्तीफा दे दिया फिर तो वो सीएम ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ सीएम है, लेकिन फिर भी वोट नहीं दे सकता। वो कौन सी स्थिति है? आंसर आपका सामने ही है, ये 2 लाइन। उससे पहले एक और सवाल, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए कौन सा चुनाव जीतना जरूरी होता है उस कैंडिडेट को? विधानसभा का चुनाव न जीता हो फिर नहीं बन सकता। काउंसिल का मेंबर भी तो सीएम बन सकता है ना। तो अगर कोई सीएम काउंसिल का चुनाव जीतकर सीएम बना है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने लायक है ही नहीं।
क्योंकि विधान परिषद के सदस्य वोट देते ही नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ विधानसभा लिखा है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर वोट नहीं देते, और सीएम तो वो काउंसिल का मेंबर हुआ तो वो वोट देने नहीं जा सकता। ठीक है। क्या वाइस प्रेसिडेंट वोट दे सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में? क्या भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट तो इनमें से किसी का मेंबर नहीं होता, जो मेंबर है वो ही दे सकते हैं। समझ गए ना? बैलेट पेपर पर चुनाव होता है राष्ट्रपति का, ईवीएम पे नहीं होता। ऐसे पर्ची फोल्ड करके और पेटी में डाली जाती है। ठीक है। जो भी वोट देने आया है वो दोनों में से किस कैंडिडेट को से पसंद करता है, उसके अकॉर्डिंग वो दोनों को वोट देगा। क्या समझे? जैसे मान लो ये और ये दोनों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, मैं जा रहा हूँ वोट देने, मैं लोकसभा का मेंबर, मैं जा रहा हूँ वोट देने, तो मैं एक पर्ची लूंगा, एक पर्ची, उस पर लिखूंगा फर्स्ट प्रेफरेंस, शायद आर्यन नाम है इनका, फर्स्ट प्रेफरेंस आर्यन और सेकंड प्रेफरेंस ये। अब पहले राउंड की वोटिंग के बाद काउंटिंग होगी, अगर उस राउंड में फर्स्ट प्रेफरेंस में ही एक कैंडिडेट जीत जाता है तो वही डिक्लेयर हो जाएगा विनर, और अगर नहीं जीत पाता है, मेजोरिटी नहीं मिल पाती, तो फिर सेकंड राउंड होगा और उसमें सेकंड प्रेफरेंस जिसने दिया था उसका वोट ट्रांसफर कर दिया जाएगा आगे। अभी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होने दो, तो मुझे याद दिलवा देना, वो पूरी प्रोसेस में आपको समझा दूंगा। सीक्रेट बैलेट पे चुनाव होगा, पेटी रखी रहेगी, पर्ची में नाम लिखकर और फोल्ड करके उसमें डालना होता है, और ये गुप्त मतदान होता है, सबके सामने नहीं होता है। ठीक है। ऐसा सपोर्ट में जाके और पर्ची अपना बना के डालना होता है, कोई दूसरा देख नहीं सकता उसको। एक होता है ओपन बैलेट चुनाव, यानी कि खुला मतदान, और एक होता है सीक्रेट बैलेट। तो राज्यसभा का जो चुनाव है वो ओपन बैलेट है, सबके सामने होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पता है अपने ही एमएलए वोट देने आए। ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव सीक्रेट बैलेट पे होता है, बैलेट पेपर यानी कि पर्ची, और वो गुप्त होता है, कोई दूसरे के सामने वोटिंग नहीं होती है, अलग से कैबिन बना होता है, एक एक लोग जाएंगे उसमें और अपने पर्ची डाल के आ जाएंगे। समझ गए? तो दो चीजें याद रखना है, गुप्त मतदान, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो सीक्रेट बैलेट होता है, गुप्त मतदान होता है। ठीक है। ओपन नहीं होता। अब इलेक्शन हो गया, उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट आया तो पता लगा द्रौपदी मुर्मू बन गई राष्ट्रपति। इनको ओथ कौन दिलवाएगा, शपथ कौन दिलवाएगा राष्ट्रपति की? तो लिख लो, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओथ कौन दिलवाएगा? सीजेआई, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ओथ वाला आर्टिकल पूछा जाता है, लिख लेना आप, आर्टिकल 60। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। कौन है अभी भारत के सीजेआई? जस्टिस बी आर गवई। ओथ हो गई, शपथ हो गई, यानी कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में आ गई। अब ये कब तक के लिए काम करेंगी, कितना टेन्योर होगा इनका? 5 साल। टेन्योर की बात करेंगे 5 इयर्स। कार्यकाल कितना हुआ राष्ट्रपति का? 5 इयर्स। 5 साल का कार्यकाल होगा राष्ट्रपति का। क्या 5 साल से पहले भी पोस्ट खाली हो सकती है? ठीक है। तो टेन्योर होगा 5 साल का, एक बार राष्ट्रपति बन गया वो 5 साल काम करेगा।
लेकिन 5 साल से पहले पोस्ट खाली हो सकती है अगर वो खुद से इस्तीफा दे दे, खुद से रिजाइन कर दे, रेजिग्नेशन, अगर खुद से इस्तीफा दे दे। इस्तीफा किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। दूसरी, अगर उनको हटा दिया जाए, इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रोसेस को नाम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट प्रोसेस। दैट मीन्स रिमूवल प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अलग से नाम दिया गया है इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग प्रक्रिया। आर्टिकल पूछा जाता है इसका, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 61 में। इंग्लिश में ही टर्म दी गई है इम्पीचमेंट प्रोसेस, और सिंपल भाषा में रिमूवल प्रोसीजर फॉर द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। सरकार लाएगी पार्लियामेंट, सरकार लाएगी पार्लियामेंट में, और जिस दिन इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करनी है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में, उस दिन से 14 दिन पहले उसे नोटिस देना पड़ेगा राष्ट्रपति को। सरकार 14 दिन पहले नोटिस देगी, रिटन में, ओरली नहीं, लिखित में राष्ट्रपति भवन नोटिस जाएगा कि आप पर ऐसे ऐसे इल्जाम है, या आपने काम करते समय कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट का, किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन किया है आपने, तो आप पर इम्पीचमेंट प्रोसेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्लियामेंट में आज से 14 दिन बाद। फिर 14 दिन हो जाएंगे तो फिर लोकसभा और राज्यसभा में उनको पद से हटाने का एक बिल प्रस्ताव पास किया जाएगा। अगर पास हो जाता है तो हटा दिया जाएगा उनको पोस्ट से, नहीं पास हुआ तो कुछ नहीं है, फिर वो कंटिन्यू कर पाएंगे। पद चला जाएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, 14 दिन इसलिए दिए जाते हैं कि वो अपने बचाव में कुछ कर सके। पहले से पता तो चल गया, नहीं पता लगा आज ही सुबह सुबह फोन किया जाए कि आपके लिए बिल आया है। समझ रहे हैं? 14 डेज बिफोर नोटिस इसलिए है जिससे वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए उस चीज को लेकर। अरे कोई 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 आतंकवादी घटना थोड़ी ना, इल्जाम दिया है उन्होंने उसको, मतलब संविधान का उल्लंघन करता हुआ पाया गया है, ऐसा इल्जाम है। अब अगर वो सही होगा तो पार्लियामेंट में जो मेंबर है वो सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और इतिहास में अभी तक आजादी के बाद किसी भी राष्ट्रपति को ऐसे हटाया ही नहीं गया। किसको? अभी तो हम प्रेसिडेंट को पद से हटाने की बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जब पद से हट जाएगा तो वो नॉर्मल व्यक्ति हो जाएगा, फिर तो जैसा कानून सबके लिए वैसा उसके लिए। हाँ, नहीं हुआ। कर सकता है, नॉर्मल व्यक्ति जैसा हो जाएगा ना फिर वो तो। अब ऐसा कुछ हुआ नहीं है इसलिए आगे का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कानून सबके लिए बराबर। ठीक है, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस वाला जो प्रस्ताव है, प्रपोजल, वो कितनी मेजॉरिटी से पास होना चाहिए आप बताएं? इम्पीचमेंट प्रोसेस वाला जो प्रपोजल है कितनी मेजॉरिटी से पास होना चाहिए? 1/4? हाँ, वही वाली वही वाली। तो 2/3 मेजॉरिटी से फाइनल प्रपोजल पास होना चाहिए, इसे कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। तो किसी भी राष्ट्रपति को ऐसे नहीं हटाया गया। हम बात कर रहे हैं 5 साल से पहले किन कंडीशन में पोस्ट खाली हो सकती है। तो पहला, खुद वो इस्तीफा दे दे। दूसरा, उसे हटा दिया जाए। तीसरा, कोई तरीका, मारते नहीं है अभी, लास्ट में डेथ लिख दो। एक और है,
अगर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट जिस इलेक्शन से चुनकर आया है उस पूरी इलेक्शन प्रोसेस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे। नल एंड वॉइड का मतलब है मीनिंगलेस, इलीगल काम हुआ, उसमें फ्रॉड करके जीत के आया, कुछ धांधली हुई थी चुनाव में। अगर सुप्रीम कोर्ट पूरी इलेक्शन प्रोसेस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है तो राष्ट्रपति को तुरंत पद छोड़ना पड़ जाएगा, फिर इलेक्शन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक सरकार का ही कोई व्यक्ति या नॉर्मल व्यक्ति ऐसा पिटीशन फाइल करता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था ना उसमें धांधली हुई है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अगर उसे सही पाता है तो फिर उसको डिक्लेयर कर देगा नल एंड वॉइड। अब जब चुनावी प्रक्रिया ही रद्द कर दी तो फिर राष्ट्रपति कहां से बन गया, राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ा। लास्ट में अगर उनकी डेथ हो जाए ऑफिस में ही कभी भी तो उनका पद खाली हो जाए। ऑफिस में किसकी डेथ हो गई थी? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन शायद, चेक कर लेना, लेकिन जाकिर हुसैन थे जिनकी ऑफिस में डेथ हुई। ठीक है, एकमात्र अभी तक इकलौते जाकिर हुसैन है जो मुस्लिम कम्युनिटी से राष्ट्रपति बने। एक हिदायतुल्लाह भी तो थे कोई, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसा, चेक करना एक बार। चीफ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे ना उनको जिम्मेदारी मिली थी जब डेथ हुई थी उस केस में, एक्टिंग प्रेसिडेंट। अब वो इलेक्शन से बने या उनको एक्टिंग बनाया जाए कह रहेंगे तो राष्ट्रपति वो, ठीक है, सैलरी तो उनको पूरी मिलेगी राष्ट्रपति वाली। ये 4 कंडीशन है जब राष्ट्रपति का पद 5 साल से पहले खाली हो सकता है, नहीं तो जब 5 साल पूरे हो जाएंगे फिर तो खाली होना ही, क्योंकि दोबारा चुनाव हो। एक और चीज, जब तक अगला प्रेसिडेंट ना आ जाए चुनाव जीतकर तब तक करंट वाला प्रेसिडेंट ऑफिस नहीं छोड़ेगा, भले ही 5 साल हो जाए, 5.5 साल हो जाए, 6 साल हो जाए या 2-4 महीने ऊपर हो जाए, जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा तब तक वो राष्ट्रपति भवन खाली करके नहीं जाएगा। नया राष्ट्रपति आया और पुराना चला जाएगा, भले ही 5 साल हो गए उसको, 5 साल हो गए लेकिन चुनाव हुआ नहीं है अगले राष्ट्रपति का, तो वो राष्ट्रपति बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति ना आ जाए। सैलरी मिलेगी, पूरा सब कुछ मिलेगा, काम करेगा वही। तो राष्ट्रपति की जो कुर्सी है ना वो बिल्कुल खाली नहीं रह सकती एक दिन के लिए, क्योंकि इंडिया में एग्जीक्यूटिव का हेड होता है राष्ट्रपति। हाँ जी, क्या हुआ, पता लगाया कुछ क्या? कौन 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 कौन? एक तो जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद जब इमरजेंसी लगी थी उनके टाइम पे 75 में, ठीक है ठीक है। ये 2 मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, दोनों ही ऑफिस में मर गए थे। दूसरे में तो हाथ लग रहा है इंदिरा गांधी का। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो जब तक राष्ट्रपति नया नहीं आ जाएगा तब तक पुराना राष्ट्रपति ऑफिस छोड़कर नहीं जाए। राष्ट्रपति का पद एक भी दिन के लिए खाली नहीं रह सकता है, नॉट अ सिंगल डे, एक दिन के लिए भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा। अगर दिन में कोई खत्म हो गया तो तुरंत ही एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट भी मान लो उसी समय जगदीप धनखड़ जैसे थे, तुरंत इस्तीफा दिया हो तो वो भी पद खाली है, तो फिर कौन जाएगा राष्ट्रपति बनने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फैक्ट्स है ये, एक बार चेक कर लेना आप, उन्होंने बताया तो। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ जी।
अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो इमरजेंसी में चुनाव तो नहीं हो सकते, उसके लिए तो थोड़ा समय देना होगा। लेकिन तब तक कौन आ जाता है उनकी जगह पर काम करने राष्ट्रपति बनकर, तो पहली प्रायोरिटी दी जाएगी वाइस प्रेसिडेंट को। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी पर रखा जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य जज। अब लिखें पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां। तो सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हो रहे हैं, उनमें से कोई सीनियर होगा, उसे बना देंगे। अब 33 के 33 तो मना नहीं करें, क्योंकि एक तो मना कर सकता है सरकार से अगर जिसको नफरत हो, नहीं बाकी तो चांस में रहेंगे ना कि इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो जाए कि इस साल ये राष्ट्रपति बने। जिंदगी भर आप सब लोग पढ़ोगे डीएसएसपी के एग्जाम, समझ रहे हैं, तो हर कोई चाहेगा। अब लिखे पावर्स, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, शक्तियां देख के तो लगेगा बहुत सारी पावर हैं इसके पास, लेकिन वो होती नहीं है, क्योंकि रियल हेड इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, पहला लिखो लेजिस्लेटिव पावर, लिखते जाइए साथ साथ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। लेजिस्लेटिव पावर्स हिंदी में लिखेंगे विधायी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर कार्यकारी शक्ति, जुडिशियल पावर न्यायिक शक्ति, पार्डनिंग पावर क्षमादान शक्ति, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर, कूटनीतिक शक्ति, मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति, इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्ति, पावर देख के लग रहा होगा राष्ट्रपति सब कुछ, लेकिन इन सब को इस्तेमाल करता है भारत के प्रधानमंत्री, या यूं कहें प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति यूज करता है। 1 2 3 4 5 6 पार्डनिंग क्षमादान शक्ति, क्षमा करना, 6 7 8 और 9। लिख लिया, एक एक से समझो। फर्स्ट, जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट लगे नोट कर लेना आप याद रखने के लिए। लेजिस्लेटिव पावर क्या है प्रेसिडेंट की। अब लेजिस्लेटिव वर्ड का मतलब है लॉ बनाना, लॉ तो पार्लियामेंट बनाता है,
तो प्रेसिडेंट का क्या रोल है? तो एक तो कोई भी कानून लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाए तो तब तक वो कानून नहीं माना जाएगा जब तक राष्ट्रपति उस पर अपने साइन करे। तो पहला पॉइंट तो इसमें ये हो गया कि राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं तभी वो एक्ट बनता है। ये तो लिख लिया ना सबने, ये कौन किस किसने नहीं लिखा? ये जल्दी लिखो ना। सबको ही करूंगा इसका। हाँ हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लिख ले। लेजिस्लेटिव पावर फर्स्ट समझिए। लॉ बनाने के लिए प्रेसिडेंट का क्या रोल है? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए कानून पर साइन करना प्रेसिडेंट का काम। दूसरा, राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करना प्रेसिडेंट का काम, यही 12 फिर कानून बनाते हैं। ठीक है। तीसरा, परमिशन लेनी होती है, ऐसे लिखें, अगर सरकार पार्लियामेंट में मनी बिल इंट्रोड्यूस करना चाहती है देन प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के द्वारा पहले परमिशन लेनी पड़ेगी अगर सरकार लोकसभा में मनी बिल को पास कराना चाह रही है। तो इंट्रोड्यूस कराने से पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा, राष्ट्रपति परमिशन देंगे कि आप मनी बिल को इंट्रोड्यूस कराइए, तब सरकार लोकसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस करेगी। और मनी बिल तो एक कानून है जो कि पास होगा। तो ये 3 याद रखें। ठीक है। और कुछ लग रहा है आपको राष्ट्रपति करता हो कानून बनाने के लिए? आप इसमें जॉइंट सिटिंग भी ऐड कर लो, आर्टिकल 108। जब कानून पास नहीं होता तो राष्ट्रपति के पास पावर होती है दोनों हाउस की जॉइंट सिटिंग बुलाना, वो भी इसी में लेजिस्लेटिव पावर में आएगी। हाँ आएगा, आएगा अगले में आएगा, एग्जीक्यूटिव। ठीक है। ये सरकार लोकसभा में मनी बिल लेकर आता है, लेकिन मनी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होती है सरकार को। तो प्रेसिडेंट परमिशन देंगे, देन सरकार लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराएगी। अब प्रेसिडेंट परमिशन दे ही ना तो मनी बिल पास होगा? तो इनडायरेक्टली पावर कह सकते हैं आप इनको, डायरेक्ट नहीं है पर लेजिस्लेटिव पावर। अगला जॉइंट सिटिंग हो गया, दोनों हाउस की संयुक्त बैठक। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जॉइंट सिटिंग। हाँ जी, क्या आपको क्या लगा खाने के लिए गए? समझ गया मैं, वो भारत का परंपरा है ना उसको। अब परमिशन तो दे ही देंगे, राष्ट्रपति तो सरकार के ही है। तो वो तो परंपरा है भारत की, दही चीनी खिलाना। एग्जाम देने जाते हैं तो खिलाते हैं ना। अब मनी बिल इतना, भारत में वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक कंट्री का बजट आप पेश करने जा रहे हो तो दही चीनी खिला के, है ना? उन्हें बताना पड़ता है कि हम कल मनी बिल इंट्रोड्यूस कर। अब राष्ट्र द्रौपदी मुर्मू ऐसे कह रहे हैं कि हाँ जी कर दो, परमिशन ग्रांटेड, या फिर दही चीनी खिला दो, तो बात तो एक ही है, परमिशन मिल गई। ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर पे आइए, कार्यकारी शक्ति। एग्जीक्यूटिव का मतलब है लॉ को इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड। तो ध्यान रखना, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर में प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होता है इंडिया में। प्रेसिडेंट ही एग्जीक्यूटिव
हेड होता है। कार्यकारी प्रमुख कौन भारत का? राष्ट्रपति। अभी हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ा ना, तो पहले नंबर पे क्या लिखा है? राष्ट्रपति ना, फिर भाई उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, तो टॉप पे वही होता है, एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण पदों पर अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति अलग अलग अधिकारियों का, जैसे पीएम, मिनिस्टर्स, गवर्नर, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी का चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर एटसेट्रा। यही सब तो आगे कानून को लागू करने का काम करता है। तो जब प्रेसिडेंट इनको पहुंचाएगा ही नहीं पद पे, तो ये आगे क्या कर पाएंगे? तो नियुक्ति करता है। तो कार्यकारी शक्ति में क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में अलग अलग पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इन सबको राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। और भी है, पर एग्जाम्पल के तौर पर ये याद है। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ जो मंत्री बनते हैं राज्य में, राज्यपाल बनते हैं। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सरकार का वकील, यूपीएससी का चेयरमैन और उसके सदस्य, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, और जो ज्ञानेश कुमार अभी विवाद में है, और इलेक्शन कमिश्नर यानी कि उनका सपोर्ट करने वाले जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर। सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। ये सरकार का ऑडिट करने का काम करता है साल का। जैसे प्राइवेट कंपनी में सीईओ होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो एक साल का ऑडिट करता है ना, कंपनी को कितना आया पैसा, कितना खर्च हुआ। वैसे ही सरकार की रिपोर्ट तैयार करने का काम सीएजी का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रिपोर्ट बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट की भी रिपोर्ट बनाता है। उसी से पता लगता है कि कौन सी सरकार ने कहाँ पे घोटाला किया, बिल बनवाया ज्यादा का, सामान आया कम का। तो ये ऑडिट करता है सीएजी। जो यूपीएससी संस्था है ना, इसका चेयरमैन होता है ना, उसको अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। और यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं चेयरमैन के साथ, उनको भी अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। तो कार्यकारी शक्तियों में नियुक्तियां आ जाएंगी, सभी जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। जुडिशियली पावर यानी कि न्याय देने से संबंधित शक्ति, तो डायरेक्ट न्याय नहीं देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज बनते हैं उनको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का ही होता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। और हाई कोर्ट के जो जज हैं, 25 हाई कोर्ट है इंडिया में, उनमें जो जज बनते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। फिर वो आगे चलकर न्याय देने का काम करते हैं लोगों को। तो ये जुडिशियल पावर हो गई राष्ट्रपति। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। अभी ज्ञानेश कुमार है जो विवाद में चल रहे हैं वोट चोरी के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही है इंडिया के। क्या क्या ना, एग्जाम नहीं चाहिए, प्रमोशन से, एक्सपीरियंस के भी आप आएंगे। हम जुडिशरी टॉपिक पे आएंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बनने के लिए होता है। जुडिशरी का एग्जाम जो तैयारी कराती है कोचिंग इधर, तो उसके लिए एलएलबी पास होने चाहिए, 21 साल उम्र होनी चाहिए। तैयारी करो, एग्जाम दो, मेरिट में नाम आ जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगी और जज बना दिया जाएगा आपको लोअर कोर्ट। फिर शुरू हो जाता है आपका अनुभव, एक्सपीरियंस, प्रमोशन, तब जाके पहुंचते हैं लास्ट तक। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं होता, केवल और केवल एक्सपीरियंस, कम से कम 10 साल का। हाई कोर्ट के लिए, सबके लिए 10 साल।
3.5 साल है, अभी किया है इसी साल से, वो भी इसी साल हुआ है, इससे पहले नहीं था। तो जुडिशियल पावर क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करने का काम भारत के राष्ट्रपति करते हैं, फिर वो जज आगे लोगों को जस्टिस देने का काम करता है। ये उस राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर हो गई। पार्डनिंग पावर का मतलब क्या है? इसका आर्टिकल पूछा जाता है, आर्टिकल 72, राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग का मतलब है, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा सुना दी, अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं है इंडिया में, तो वो कहीं नहीं जा सकता, अब तो लटकना ही पड़ेगा उसको। लेकिन राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो उसकी पूरी पनिशमेंट को क्षमा कर सकता है। तो क्या क्या कर सकता है राष्ट्रपति? या तो पूरी तरह से माफ कर दे, यानी कि जितनी भी जो भी सजा हुई है उसको फ्री कर दे कि सजा खत्म आपकी, जाओ, ये इसे कहते हैं पूरी तरह से माफ कर देना। दूसरा, सजा को बदल देना, और तीसरा, सजा को कम कर देना। ये 3 काम कर सकता है पार्डनिंग पावर। समझ लीजिए तीनों को। फांसी की सजा दी, प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन, या तो माफ कर दे पूरी तरह से, दूसरा फांसी की मिली है तो उसे बदलकर 10 साल उम्र कैद कर दे, 10 साल की कैद कर दे, तो बदल दी। तीसरा, वो कर सकता है कि अगर किसी को 15 साल की कैद ही मिली हो तो उसे कम करके 2 साल कर सकता है, 1 साल कर सकता, मतलब कम कर सकता है, मेरा कहने का मतलब। तो या तो कम कर दे सजा को, जितनी मिली है उससे कम कर दे, या जो सजा मिली है उसको हटाकर दूसरी दे दे जो थोड़ी आसान हो, या फिर जो भी मिला है उसको पूरी तरह से माफ कर दे। इसे कहते हैं पार्डनिंग पावर, आर्टिकल 7। तो पनिशमेंट को चेंज करना, पनिशमेंट को डिक्रीज कर देना, टाइम वो जो ड्यूरेशन है टाइम, या फिर चेंज कर देना, या कंप्लीटली माफ कर देना। ये पावर सेंटर में प्रेसिडेंट के पास होती है और राज्य में गवर्नर के पास होती है। ठीक है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है? जब लोकसभा राज्यसभा का सेशन नहीं चल रहा हो, फिर भी सरकार को कोई बहुत जरूरी कानून बनाना हो, तो फिर प्रेसिडेंट से कहकर एक टेम्परेरी लॉ बनवा देते हैं, उसे ही कहते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अभी तक तो हमने यही पढ़ा ना कि भारत में अगर कानून बनेगा तो कौन बनाएगा? लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलके बनाएंगे और राष्ट्रपति साइन कर देंगे। लेकिन मान लो लोकसभा नहीं है सेशन, फॉर एग्जाम्पल जैसे इमरजेंसी का टाइम था, लोकसभा नहीं काम कर रही है, राज्यसभा भी नहीं कर रही है, और कानून बनाना ही बनाना है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रपति से कहते हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद से कि एक ऐसा कानून बनाओ कि हम जो है सबको पकड़ पकड़ के लाएं और सबकी नसबंदी कर दें। ऑर्डिनेंस के फॉर्म में कानून जारी कर दिया। अब वो टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि जिस दिन लोकसभा आ जाएगी उस दिन उस कानून को लोकसभा में पास कराना पड़ेगा। अगर लोकसभा पास कर देगी तो वो आगे कंटिन्यू रहेगा, नहीं करेगी तो वो उसी दिन रुक जाएगा, इसलिए उसे कहते हैं टेम्परेरी पावर, और इसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कहते हैं राष्ट्रपति। ऑर्डिनेंस का मतलब है आधा कानून, पूरी तरह से कानून नहीं। अध्यादेश, आदेश और अध्यादेश, यानी कि ये इमरजेंसी में राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी कानून बनाया जा सकता है, सिर्फ कागज पे कानून लिखा है और साइन कर दो और लागू। ये लेकिन तभी होगा जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं है, पार्लियामेंट किसी कारण से काम नहीं कर पाता और देश में शांति अशांति ऐसी फैली हुई है कि कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे में कानून बनाना जरूरी है, तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस की फॉर्म में कानून को लागू कर दे। समझ गए? और वो ही हटा लेंगे जब उन्हें हटाना होगा। तो इसलिए इसे टेम्परेरी लॉ बोला गया है। संसद जो कानून बनाती है वो परमानेंट होता है, ये टेम्परेरी है।
क्योंकि बाद में आगे चल के 5-6 महीने बाद जब संसद आ जाएगी, पार्लियामेंट आ जाएगा, तो उसकी परमिशन लेना जरूरी होगा। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया इसको तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा उसको, और पास कर दिया तो आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, फिर ये एक लॉ बन जाएगा। हाँ क्या? हाँ हाँ, जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, कहावत है ना, इसलिए सब्र रखें सब लोग। इतने परेशान हो गए थे लोग कि संजय गांधी का जब प्लेन क्रैश हुआ था ना, हेलीकॉप्टर, उनकी डेथ हो गई थी, सब लोग मतलब ढोल नगाड़े बजा रहे थे, संजय गांधी मर गया, संजय गांधी मर गया, मजा आ गया, मजा आ गया। इतने परेशान लोग खेतों में काम कर रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, अब भाग रहे हैं, भागो भागो, नसबंदी वाले आ गए। ये माहौल, डॉक्यूमेंट्री देखना आप, बहुत सी डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है यूट्यूब पर, केवल इंदिरा गांधी टाइटल, और छोड़ो आप, कंगना रनौत की जो इंदिरा गांधी मूवी आई है उसे ही देख लेना, सब उसमें क्लियर, कितना अत्याचार हुआ वो इमरजेंसी के टाइम पर। ठीक है, फाइनेंशियल पावर, भारत सरकार का एक फंड होता है जिसे हम बोलते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। भारत की आकस्मिक निधि या भारत की आपातकालीन निधि। इसमें क्या है, इसमें 500 करोड़ रुपए हमेशा रहते हैं इमरजेंसी पर्पज के लिए, भारत में 500 करोड़ रुपए, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो तब तक यहां से पैसा निकाल के खर्च नहीं किया जाएगा। अब प्रेसिडेंट की क्या पावर है इसमें, तो पैसा है, फाइनेंस है, लेकिन सरकार अगर इसमें से कुछ भी निकालना चाहे, पैसा एक सिंगल रुपया भी निकालना चाहे, तो राष्ट्रपति की परमिशन ही लेनी होगी तभी निकाल सकते। ये राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर, 500 करोड़ में से कुछ भी सरकार खर्च करना चाहती है तो उसकी परमिशन राष्ट्रपति से लेनी पड़ेगी। अगर हमें ये लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है देश में, तो सरकार का जो भी पैसा है उसे वो जैसे मर्जी चाहे वैसे खर्च कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक एक सिंगल पैसे का भी हिसाब देना होता है, सीएजी जब रिपोर्ट तैयार करता है, एक एक पैसे का हिसाब प्रॉपर लिखित में देना होता है, कौन सा पैसा कहाँ खर्च किया। इंदिरा गांधी पे क्या हुआ था, इमरजेंसी क्यों लगाने पे मजबूर हो गई इंदिरा गांधी, क्योंकि उन पर ये आरोप था कि रायबरेली में जो उन्होंने चुनाव लड़ा था लोकसभा का, उसमें जब प्रचार करने के लिए वो बार बार दिल्ली से यूपी भाग रही थी, बार बार आना जाना था, उसमें प्राइवेट अपने पर्सनल काम के लिए इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट यूज किया उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के लिए, सेना का एयरक्राफ्ट, सरकारी एयरक्राफ्ट। भैया चुनाव प्रचार जब करते हैं तो अपने खर्चे पे करना होता है, पर्सनल जो आपका पैसा है उससे, सरकारी खर्चे से नहीं। और फिर आरोप लगा कि जो रायबरेली का चुनाव जीता था इन्होंने उसमें धांधली की थी, तो इलाहाबाद का हाईकोर्ट था, हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को 6 साल चुनाव लड़ने पर रोक लगाई। अब तो फड़फड़ाने लगी, अब क्या होगा, कुर्सी चली जाएगी। तो ऐसा कोई तरीका जिससे चुनाव हो ही ना, देश में चुनाव ही ना हो, तो लगा दी इमरजेंसी। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि एक ही व्यक्ति का शासन चल रहा है, सारे अधिकारी, सारे सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया में अलग अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, सब कांग्रेस के। जो संजय गांधी से जो सामने आकर कह देगा सर ऐसा काम नहीं हो सकता, हमें जनता को जवाब देना होता है, वो लौट कर घर पहुंचेगा, उससे पहले उसके पास मेल चला जाएगा, यू आर टर्मिनेटेड, आपकी जगह पर दूसरा अपॉइंट हो गया। अब ऐसे माहौल में कौन क्या करेगा बताओ आप,
जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर लोग बैठे थे भारत सरकार में, उनका रेफरेंस संजय गांधी ही देते थे कि माँ इनको बना दो, अपनी माँ को कहते इंदिरा गांधी, इनको बना दो। ये हाल था, तो कैसे नहीं होगी मनमानी बताओ। अब कार लेके दिल्ली में निकल रहे हैं अपने मित्र के साथ संजय गांधी, और बीच में जो है दो चार लोगों का सामान रखा हुआ था, कार नहीं निकल पाई। कार में बैठे बैठे डिसीजन ले लिया कि कल से बुलडोजर चलवा दो दिल्ली में, झुग्गी झोंपड़ियां खत्म, दिल्ली को हमें जो है वॉशिंगटन और इंग्लैंड लंदन जैसा बनाना है। डिसीजन ऐसे होते थे अपने फायदे के लिए, सब तोड़वा दो। वो बोल रहे हैं फिर सर जनता को जवाब देना होगा। अरे तो राजेंद्र नगर में फ्लैट बनवा रहे हैं ना उनके रहने के लिए, सर फ्लैट तो 1,000 है, लेकिन दिल्ली की जो झुग्गी झोंपड़ी वाली जनसंख्या वो 1.5 लाख से ज्यादा है। तो फिर दिमाग में आया फिर क्या करें सर, ये जनसंख्या रोकनी होगी। वही वाला आइडिया तुरंत अनाउंस कर दिया, और सारी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को टारगेट दे दिया, इतने इतने करने ही करने हैं आपको हर महीने। टारगेट टारगेट अचीव नहीं कर पाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देना। क्योंकि सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें कुर्सी चाहिए तो उन्हें जबरदस्ती करना ही था, और जबरदस्ती के चक्कर में 1 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई इन्फेक्शन से। कौन था जिम्मेदार उसका? ये चला है मनमानी, समझ रहे हैं। तो फाइनेंशियल पावर, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से 500 करोड़ से कुछ भी निकालना है तो प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, ये राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर। ठीक है। डिप्लोमेटिक पावर का मतलब है फॉरेन कंट्री में जो एम्बेसी बनी हुई है भारत की, फॉरेन कंट्री में जो एम्बेसी बनी हुई है उनमें एम्बेसडर अपॉइंट किए जाते हैं भारत सरकार से, ऑफिसर्स भेजे जाते हैं ना काम करने के लिए, वो आईएफएस ऑफिसर होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो उन ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ठीक है। और कोई भी इंटरनेशनल डील हो रही है तो वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होती है, करने वाले होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन किसके लिए यहाँ पे होती है? प्रेसिडेंट के लिए। तो ये आपकी डिप्लोमेटिक पावर का मतलब है इंटरनेशनल पावर। एक देश का, इंडिया के रिश्ते दूसरे देशों के साथ कैसे रहेंगे उससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी सब राष्ट्रपति के नाम पर। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में अलग अलग राज्यों की एम्बेसी बनी हुई है, ऐसे ही हमारे देश की उन राज्यों की राजधानियों में एम्बेसी बनी है। तो हम अपने अधिकारियों को भेजते हैं वहां काम के लिए, जिससे उस देश में जो जनसंख्या हमारी रह रही है उसको कोई परेशान न कर सके, इसके लिए हम अपने ऑफिसर्स भेजते हैं। भारत की रहने वाली जो जनसंख्या बाहर है वो उसको कोई प्रॉब्लम होगी वहां की सरकार से, तो वो एम्बेसी में शिकायत करेगी, फिर शिकायत के बाद वो एम्बेसडर वहां की सरकार प्राइम मिनिस्टर मंत्री से मिलकर उसको मामले को सुलझाएंगे। ठीक है। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो रूस और यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना ये एम्बेसडर का काम है, जो यूक्रेन में हमारी एम्बेसी है, रूस में हमारी एम्बेसी है, तो सुरक्षित वापस लाना ये एम्बेसडर का काम है। तो एम्बेसडर को अपॉइंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति। इंटरनेशनल नेगोशिएशन, इंटरनेशनल डील, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू, कोई भी कुछ भी डील हो, समझौता हो, राष्ट्रपति के नाम पर ही। ठीक है। मिलिट्री पावर में बस याद रखें आप, जो हमारी आर्मी होती है, नेवी होती है और एयरफोर्स, इन तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर होता है भारत का राष्ट्रपति। ये मिलिट्री पावर है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट होता है। तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट होता है। डिप्लोमेटिक पावर का मतलब है कि अगर इंडिया की किसी भी दूसरे देश के साथ कोई भी डील साइन हो रही है, चाहे हम राफेल खरीद रहे हैं या हम एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए हम कोई डील कर रहे हैं, तो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं, क्योंकि हमारे देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। हाँ, वो जरूरी
हाँ ये होता है। यानी कि दो देशों के बीच में कितना भी बड़ा युद्ध चल रहा हो, एक दूसरे देश के एम्बेसडर को कोई भी टच नहीं कर सकता। उनकी जिम्मेदारी है उन्हें उनके देश सुरक्षित पहुंचाना। फैमिली की भी, फैमिली अलग है क्या? उन्हीं की तो है। नहीं नहीं, फैमिली सहित, वो तो फैमिली सहित रहते हैं ना। अभी देखा नहीं था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर इंडिया ने प्रेस रिलीज जारी किया कि पाकिस्तान की एम्बेसी जो दिल्ली में है वहां पे जितने ऑफिसर्स हैं उनको कम करके शायद 8 या 10 कर दिया था। कम कर दिया था, बहुतों को निकाल दिया। तो जितने नंबर फिक्स किया भारत सरकार ने उससे ज्यादा जितने थे वो तो चुपचाप उनको पहुंचा दिया पाकिस्तान। फिर ये सुन के पाकिस्तान ने भी ऑर्डर इशू कर दिया कि इंडिया के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद एम्बेसी में, उनका नंबर हम फिक्स कर रहे हैं इतना, इससे ज्यादा है तो वो अपना चले जाएं सुरक्षित अपने देश वापस आ गए, उनको कोई टच नहीं कर सकता। ठीक है। एम्बेसडर मतलब श्रीलंका में जो हनुमान जी गए थे संदेश लेकर शांति का, वही एम्बेसडर हो। दोनों देशों के बीच में कितनी भी लड़ाई चल रही हो, लेकिन एम्बेसडर को कोई न गिरफ्तार कर सकता है न कोई नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी बात सुनी जाएगी और सुरक्षित उसे वापस दे दिया जाएगा। हाँ, एम्बेसडर को आपत्ति है तो वो मिलने जाएगा और अपना जो व्यू पॉइंट है वो रखेगा। सरकार को अच्छा लगेगा तो उसे मानेगी, नहीं तो नहीं मानेगी, क्योंकि वो उसका डिश है। यही एम्बेसडर को ही राजदूत कहते हैं, एम्बेसडर को ही राजदूत कहते हैं। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है ये, प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति भवन है उसके लेफ्ट में पीएमओ बना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ। अब पीएमओ में पूरे दिन एम्बेसडर जाते हैं मिलने के लिए सरकार से, पूरे दिन, कभी चाइना का आ रहा है, कभी जो है पाकिस्तान का आ रहा है, कभी यूके की तरफ से आ रहा है जो दिल्ली में रहते हैं। अपने अपने देश के काम होते हैं तो मिल मिल के सरकार के साथ सॉल्व करते हैं उसको। पीएमओ, नॉट पीएम रेसिडेंस। हाँ तो पीएम का रेसिडेंस है, मैं पीएमओ की बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। हाँ हाँ, तो राष्ट्रपति भवन फ्रंट पे, इधर पीएमओ, इधर डिफेंस मिनिस्ट्री, बाजू में होम मिनिस्ट्री, ये सब आगे चल के कृषि मिनिस्ट्री, ये सब बने हुए हैं। इधर फ्रंट पे जाएंगे इंडिया गेट, इधर पार्लियामेंट, सब उधर ही बना है। तो पीएमओ में एम्बेसडर तो जाते ही जाते हैं, साथ ही साथ मीटिंग फिक्स रहती है, कभी अडानी आ रहा है, कभी अंबानी आ रहा है, कभी टाटा की तरफ से कोई आ रहा है, कोई बिजनेस डील करनी है, कहीं परमिशन लेनी है, कहीं पे लैंड अलॉट करना है, तो कंसर्न मिनिस्टर से मिलने आते जाते रहते हैं। सबका टाइम फिक्स रहता है। पीएमओ में जो फ्रंट पे रिसेप्शन पे बैठी रहेगी कम से कम 20-25 लोगों की टीम होती है, वो सारे होते हैं एसएससी वाले जो सिलेक्ट होके जाते हैं पूरा। ठीक है। इमरजेंसी पावर पे आए, इतना क्लियर है, समझ आया इतना? आया? क्या होता है मिलिट्री पावर? तीनों सेनाओं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की इमरजेंसी की डिटेल बताई गई है।
इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में बताया गया है कि 3 प्रकार का आपातकाल इमरजेंसी होती है और तीनों ही डिक्लेयर करने की पावर राष्ट्रपति के पास है। तो नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगती है अंडर आर्टिकल 352। स्टेट इमरजेंसी किसी एक राज्य में लगती है अंडर आर्टिकल 356। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है जब देश में पैसे का संकट आ जाए तो अंडर आर्टिकल 360। तीनों को ही लगाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। तो नेशनल इमरजेंसी देख ही चुके हैं आप, 75 वाली। आपने नहीं देखी, पढ़ तो लिया होगा। राष्ट्रपति शासन लगता ही रहता है, कभी भी तसल्ली से बैठो ना और सर्च करो कि आज कहाँ चल रहा है राष्ट्रपति शासन, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको। हाँ हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ रिसेंट में आपको न्यूज सुनने में मिल ही जाती है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी वाले से कंपेयर बिल्कुल मत करो, वो एक्सेप्शन। क्योंकि जब वो पब्लिक प्लेस पे ये कह सकती हैं इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, उसका मतलब आप समझ रहे हैं, भारत ही इंदिरा गांधी है और इंदिरा गांधी ही भारत है। अब आप समझ लो कुर्सी कितनी प्यारी। तो उस दौर से कंपेयर मत करो, उसके बाद का जो दौर है उससे कंपेयर करो जब बहुत सी पार्टी आना शुरू हो गई देश में। क्योंकि तब तक एक ही कांग्रेस चलती थी, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था। तो अब अगर देश में इमरजेंसी लगती है, ना लगे, लगती है तो पावर राष्ट्रपति के पास आ जाए और पूरा कैबिनेट लिखित में देगा, नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर, पूरा कैबिनेट लिखित में देगा कि इमरजेंसी लगाओ राष्ट्रपति को, तो ही लगेगी। तब क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने पूरा कैबिनेट लिखित में तो नहीं दिलवाया, खुद भी नहीं दिया, लगा भी दी, और बाद में फखरुद्दीन अली अहमद को घर बुलाती हैं और कहती हैं राष्ट्रपति जी आपातकाल लग गया। बोले बोले ये कब हुआ मैडम, वो तो मेरा काम है। कह रहे नहीं वो लग गया है, आप ऑल इंडिया रेडियो पे जाके बस अनाउंस कर दो जनता को कि आपातकाल लग चुका। मतलब सबको इतना परेशान कर रहे हैं, फिर भी उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं ना, तो वो कह रही हैं कि क्या बुरा क्या है देश में, सब कुछ तो अच्छे से चल रहा है, बसें टाइम पे चल रही हैं, ट्रेन टाइम पे चल रही है। मतलब उन्हें प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही लोगों। अब उन्हें 15 अगस्त पे स्पीच देना था, लोग इंतजार कर रहे थे, जून में लगी है ना, जून के बाद जुलाई अगस्त, 15 अगस्त को स्पीच देना था रेड फोर्ट पे। लोग इंतजार, क्योंकि सब लोग जेल में डाल दिए थे ना, ये नरेंद्र मोदी और आपका लालू प्रसाद यादव, आडवाणी, ये नरेंद्र मोदी वगैरह सब जेल में थे उस समय, छोटे थे वो नरेंद्र मोदी। तो वो इंतजार कर रहे थे, जेल में ही रेडियो पर सुन रहे थे इनकी स्पीच के 15 अगस्त पे अनाउंस कर सकती हैं कि हम इमरजेंसी को हटा रहे हैं आज। इमरजेंसी पे बिल्कुल भी बात नहीं की, और सब इधर उधर की बात। इमरजेंसी चलती रही जब तक उन्हें थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आया। कॉन्फिडेंस इसलिए आ गया क्योंकि संजय गांधी इंटरनली बहुत काम कर रहे थे अपने फेवर में लोगों को लेने के लिए, और गरीबी हटाने का नारा दिया था, लेकिन उनका काम था गरीबों को हटाओ पहले, ये काम। ठीक है, तो देश में इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है। नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगती है। अब इसकी कंडीशन क्या हो सकती है जब देश में इमरजेंसी लग जाए, किन सिचुएशन में आपातकाल की घोषणा हो सकती है? अगर वॉर की स्थिति चल रही है या ऐसा लग रहा है कि इंटरनल रिवेलियन हो सकता है, जैसे 1857 की क्रांति हुई थी राजा के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, वैसा कुछ हो सकता है, तो नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। प्राइम मिनिस्टर के साथ जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सब लिखित में दें तो राष्ट्रपति अनाउंस कर दे। ध्यान रखना आप एक लाइन, प्रेसिडेंट ऑलवेज वर्क ऑन एड एंड एडवाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट्स। राष्ट्रपति के पास जैसा संदेश आएगा वो वैसा काम कर दें। पपेट है, पपेट, रबर रबर स्टैम्प, जो जैसा काम करवाएगा वैसा करें।
इंदिरा गांधी ने यहाँ तक फखरुद्दीन अली अहमद से कह दिया, जब उन्होंने पूछा आपने लगा कैसे दी, पूरा कैबिनेट लिख के देता तब लगा दी। बोला आपको हमने बनाया, बस काफी है इतना। समझदार को इशारा काफी, चुपचाप चले, अनाउंस कर दिया रेडियो पे जाकर। ठीक है। तो स्टेट इमरजेंसी क्या होता है? जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहा है अपने राज्य में, अपने राज्य में कानून व्यवस्था को मैनेज नहीं कर पा रहा है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, संविधान को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में दिल्ली में बैठे हुए राष्ट्रपति उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल अनाउंस कर देंगे, और जब प्रेसिडेंट रूल किसी राज्य में अनाउंस हो जाता है तो पावर सीएम की खत्म हो जाती है और गवर्नर के पास पूरी पावर चली जाती है उस स्टेट में। तो जैसे नेशनल इमरजेंसी में पावर प्रेसिडेंट के पास आती है, वैसे ही स्टेट इमरजेंसी में पावर राज्य के राज्यपाल के पास चली जाती है, क्योंकि हर राज्य में प्रेसिडेंट नहीं जा सकता काम करने, वो अपना एक बंदा हर राज्य में भेजता है जिसे हम गवर्नर बोलते हैं। ठीक है। और यूनियन टेरिटरी में उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश में पैसे का संकट आ जाए, 1991 में लगते लगते बची। 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आई तो हमारे देश में डॉलर की बहुत कमी आ गई थी, इतना ही डॉलर बचा था कि हम आने वाले 15 दिनों तक इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरे देश से, इसके बाद देश चलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो फिर कर्ज लाओ, कर्ज लेकर आए तब पूर्ति की, कर्ज लिया तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन रख दी कि आप अपने देश में प्राइवेट कंपनियों को भी अलाउ करो, विदेशी कंपनियों को भी अलाउ करो, तो हम आपको कर्ज देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो मजबूरी थी उनकी बात मानना, तब से ये प्राइवेट कंपनी और ग्लोबलाइजेशन ये सब स्टार्ट। नहीं तो उससे पहले हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करते थे, हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी, बंद अर्थव्यवस्था। अब ओपन, ओपन इकोनॉमी। ठीक है। तो 3 टाइप की इमरजेंसी। कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सुरक्षित बना रहता है नेशनल इमरजेंसी में? कौन सा फंडामेंटल राइट है जो इमरजेंसी भी लग जाए फिर भी लोगों का सुरक्षित बना रहता है? इंदिरा गांधी के समय का सोच के बोलेंगे तो आपको लगेगा कुछ नहीं बचता आदमी के पास, जिसकी सरकार को मन करे उसको पकड़ के जेल में डाल दो, यही है, यही हुआ भी। पर आर्टिकल 21 सबका सुरक्षित रहता है, इवन इमरजेंसी में। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत जीवन की आजादी और जीवन जीने की आजादी, किसी से आप उसकी जान नहीं ले सकते, किसी भी व्यक्ति से उसकी जान नहीं छीनी जा सकती, चाहे भले ही आपातकाल लगा हो देश में। और व्यक्तिगत आजादी यानी कि अपने हिसाब से उसे व्यक्तिगत रूप से आजादी है, वो जीने का हक है उसको। लेकिन इमरजेंसी में क्या किया, जो रात में घर में सो भी रहा है अपने पलंग पर, उसको भी उठा के जीप में डाल के चलो जेल में, ये व्यक्तिगत आजादी। 21 का भी उल्लंघन हो गया। उस टाइम पे कुछ बचा ही नहीं था लोगों के पास, बस ये सोच रहे थे कि कैसे भी इमरजेंसी जब खत्म हो तो घर जाने, और ये भी भरोसा नहीं था कि इमरजेंसी से पहले मार ना दें। ठीक है। तो ये है आपका इमरजेंसी। 3 टाइप की इमरजेंसी देश में बताई जाती है, लिख लें इसको। समझ आ गया आपको? अब लिखें वाइस प्रेसिडेंट। सेकंड हाईएस्ट पोजीशन होती है कंट्री की, फर्स्ट पर्सन
प्रेसिडेंट और सेकंड हाईएस्ट पोजीशन वाइस प्रेसिडेंट। कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है वाइस प्रेसिडेंट का, अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति होता है, अमेरिका से ये कॉन्सेप्ट हमने कॉपी किया है। पार्ट 5 में ही इसकी डिटेल है। आर्टिकल इससे रिलेटेड है 63 से 73। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशन सेम है प्रेसिडेंट पर। उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता प्रेसिडेंट वाली ही है। तो जिस प्रकार आर्टिकल 52 कह रहा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे ही आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। हाँ जी, पार्ट 5 भारतीय संविधान का भाग 5। क्वालिफिकेशन में याद रखेंगे आप, वही वाइस प्रेसिडेंट वाली। उसमें 50-50 लोगों का सपोर्ट चाहिए था ना, इसमें 20-20 लोगों का। सिक्योरिटी अमाउंट बराबर है 15। उसमें 50 इलेक्टर 50 प्रपोजर, इसमें 20 इलेक्टर 20 प्रपोजर। चुनाव सीक्रेट बैलेट पे होता है, गुप्त मतदान, पर्ची डाल के। अरे फिर भी लिख रहे हो, कैमरे लगे हुए हैं, नजर में आ जाए तो बाहर वो कहे तो मुझे वोट देकर नहीं आया, घर जाके देखता हूँ। समझ रहे, जान की सुरक्षा चाहिए। चुनाव की वजह से तो बहुत वो कितना दुश्मनी हो जाती है, देखते हो आप, प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं यूपी में, पता लग जाएगा अभी। क्वालिफिकेशन जो पूरी करेगा उसका होगा इलेक्शन, और इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट, यानी कि जनता वोट नहीं देती। तो वोट कौन देता है? तो इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, वोट देने वाले लोग, उसमें कौन शामिल होंगे? ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्लस ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए वोट नहीं देते। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए वोट नहीं देते, केवल लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर वोट देते। वहीं प्रेसिडेंट का याद करो आप, प्रेसिडेंट के में कौन दे रहा था वोट? राज्यसभा के सभी इलेक्टेड, लोकसभा के सभी इलेक्टेड, इंडिया में 31 विधानसभा के सभी इलेक्टेड एमएलए। इसमें लोकसभा के ऑल, राज्यसभा के ऑल यानी कि 12 भी। इसमें तो नहीं लिखा मैंने इलेक्टेड, इलेक्टेड लिखा है कहीं? इसमें सब देते, चाहे वो चुनाव जीत कर आए हो, चाहे राष्ट्रपति के द्वारा बनाए हो। लेकिन यहाँ विधायक कोई वोट नहीं देगा, राज्यों से कोई वोटिंग नहीं।
कौन वोट देगा? सिंपल है, 543 प्लस 245, कितने लोग जाएंगे वोट देने अब जो चुनाव होगा उपराष्ट्रपति। अरे उसी दिन कर देंगे, रात को या अगले दिन, उसी दिन कर देते हैं डिक्लेयर। फिर प्रेफरेंस लिखते हैं ना, दो कैंडिडेट होते हैं। हाँ, दो कैंडिडेट होते हैं। अब जैसे मैं गया वोट देने, तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस किसे चाहता हूँ? कौन है? राधा कृष्णन। और सेकंड प्रेफरेंस पे कृष्णमूर्ति है, ऐसा ही कुछ है। हाँ, अब फर्स्ट प्रेफरेंस की वोटिंग काउंट होगी। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में ही कोई कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिल गए, मेजोरिटी, मेजोरिटी कितनी? 543 प्लस 245, 8 8 और 7, तो 788 हो गया ना टोटल। 788 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, मेजोरिटी जी पहले राउंड में ही मिल गई तो वही जीत जाएगा। क्या? अच्छा, आप शुरुआत में नहीं आए थे क्या? जैसे मान लो मैं उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहता हूँ चुनाव में, तो मुझे 20 लोग आप में से कहने चाहिए हाँ जी आप चुनाव में खड़े हो जाओ, सपोर्ट करने वाले। और 20 लोग ऐसे होने चाहिए कि नहीं जी हम पहली बार तो नहीं चाहते कि आप बनो, लेकिन हाँ अगर हमारी पसंदीदा व्यक्ति न बन पाए तो आप बन जाओ। ये सेकंड प्रेफरेंस। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाता है ना, आप क्या चाहते हो कि इस बार जो पार्षद है गली का वो कौन बने, तो आप कहोगे पहली पसंद तो ये है, ये बन जाए, और अगर हार जाए तो ये बन जाए, काम तो करता ही है थोड़ा बहुत, तो ये सेकंड चॉइस हो गई ना। और 15,000 रुपए सिक्योरिटी जमा करनी होती है चुनाव लड़ने के लिए। हाँ जी, तुरंत ही। देखो, फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट काउंट किए जाएंगे पहले, जितने लोगों ने वोट दिए हैं ना उनमें फर्स्ट प्रेफरेंशियल कैंडिडेट किसको रखा है उन लोगों ने। अगर फर्स्ट प्रेफरेंशियल कैंडिडेट की मेजोरिटी पहली बार में कंप्लीट हो जाती है तो उसी टाइम पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा विनर। लेकिन अगर मेजोरिटी नहीं मिलती है फर्स्ट प्रेफरेंस में, तो सेकंड प्रेफरेंस वाले जो होंगे उनके वोट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे मेजोरिटी वाले को। मैं इसलिए वेट करवाना चाह रहा हूं आपको, एक बार चुनाव होने दो, तब मैं लाइव आपको वोटिंग यहाँ दिखा दूंगा लोड करवा के। पहले में फर्स्ट प्रेफरेंस में कितने लोगों ने वोट दिया, यानी कि इतने ऐसे कितने लोग थे जो पहली बार में चाह रहे थे कि राधा कृष्णन बने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, और जो इतने कितने ऐसे कौन से लोग थे जो सेकंड बार में चाह रहे थे कि राधा कृष्णन बने। समझ रहे हैं भैया, दोनों कैंडिडेट को फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ लोगों की मिली होगी और दोनों को ही सेकंड प्रायोरिटी भी कुछ लोगों की मिली होगी, तो उस बिहाफ पे डिसाइड। ठीक है, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में थोड़े वोट कम पड़ रहे हैं ना, तो उसी कैंडिडेट को कुछ लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस पे रखा होगा, उसका वोट ट्रांसफर हो। इसलिए इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। वोट ट्रांसफर हो जाता है। समझ गए भाई, मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस रखा लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस को मेजोरिटी नहीं मिली, तो फिर मेरा सेकंड प्रेफरेंस काउंट होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ गए? फर्स्ट प्रेफरेंस पे ही अगर मेजोरिटी मिल जाती है, इसको डिवाइड करो ना 788 को 2 से, कितना हुआ? अगर पहले प्रेफरेंस के लोगों में ही मेजोरिटी आ गई तो जीत गया वो। हाँ, जीत गया वो। पहले प्रेफरेंस पे ही इतने लोग वोट मिल गए, तो नहीं मिले तो प्रोसेस आगे चलेगी, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक एक को मेजोरिटी ना मिल जाए। बार बार होता रहे, वोट ट्रांसफर होता रहे। हो सकते, निर्दलीय भी हो सकता है, जो जिसकी कोई पार्टी ना हो।
ठीक है, ये लोग वोट देने जाएंगे, जितने लोगों के वोट ज्यादा मिल जाएंगे जिसको दो में से, वही जीता हुआ माना जाए। अब चुनाव आया, चुनाव का रिजल्ट हो गया, प्रेसिडेंट बन गए कौन, अभी तो कोई नहीं है खैर, तो राधा कृष्णन का नाम ही ले लेते हैं क्योंकि बनेंगे तो वही। तो हाँ, सीपी राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट बन गए इंडिया के। सीपी राधाकृष्णन बन गए प्रेसिडेंट। इनको ओथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति इनको ओथ दिलवाएंगे, शपथ। ओथ लेने के बाद इनका टेन्योर कितना होगा? 5 साल। क्या 5 साल से पहले पद खाली हो सकता है? खुद इस्तीफा दे दें, जैसे कि जगदीप धनखड़ ने दिया, रिमूव कर दिया जाए इनको पद से। ध्यान रखना, यहाँ इम्पीचमेंट वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। इम्पीचमेंट वर्ड प्रेसिडेंट और जज के लिए इस्तेमाल होता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं। यहाँ सिंपल लिखेंगे रिमूवल प्रोसेस। रिमूव कर दिया जाए, और वही सेम प्रोसीजर, 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। और वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रपोजल है वो राज्यसभा में लाया जाएगा, ये ध्यान रखना। प्रेसिडेंट को हटाने का प्रपोजल पहले किसी में भी ले आओ, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी है तो राज्यसभा से ही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति कहलाता है। तो जब काम उसे राज्यसभा में ही करना है बैठ के, तो उसको हटाने की प्रक्रिया भी राज्यसभा में ही स्टार्ट होती है। बाकी प्रक्रिया सेम है, 14 दिन पहले रिटन में नोटिस जाएगा। प्रेसिडेंट को, अगर ये वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा देना चाहेंगे, राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट अपना प्रेसिडेंट को, आपस में ही खेलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। इस्तीफा दे दिया तो हट जाएगा 5 साल से पहले, जगदीप धनखड़ हट गए, इसलिए इमरजेंसी में चुनाव हो रहा है। क्या हो गया? किसमें? इस्तीफा नहीं, वो टेन्योर में काउंट होती है। ठीक है, जो वैकेंसी आती है और इलेक्शन करवाना होता है, तो टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन कितना होता है? कितने टाइम में चुनाव करवाना जरूरी होता है वाइस प्रेसिडेंट का, बताएं? एज अर्ली एज पॉसिबल, कोई लिमिट नहीं। क्योंकि पता है क्यों? उपराष्ट्रपति तो है, उपराष्ट्रपति काम कहाँ करता है बैठ के? जब राज्यसभा में गायब है उपराष्ट्रपति, तो डेप्यूटी स्पीकर डेप्यूटी चेयरमैन संभाल लेगा ना। इतनी इमरजेंसी नहीं है, जब सारे काम से फ्री हो जाओ तो करवा दो। लेकिन प्रेसिडेंट का 6 महीने मैक्सिमम करवाना ही पड़ेगा। इसमें क्या है? एज अर्ली एज पॉसिबल। तो एज अर्ली एज पॉसिबल करवा रहे हैं, सितंबर में हो जाए। आर्टिकल 64 में ये लिखा है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो उसी दिन से राज्यसभा का चेयरमैन भी कहलाता है। हाँ जी, हाँ जी। कोई शुभ मुहूर्त देख के, समझ रहे हो? यानी कि जैसे देखो, ये है पॉलिटिक्स। जो रूलिंग पार्टी है ना, वो कुछ ऐसा तालमेल बिठाती है जिससे उसको कुछ पॉजिटिव फायदा मिले।
चाहे भले ही किसी को राष्ट्रपति बनाना हो, उपराष्ट्रपति बनाना हो, ओथ दिलवानी हो, वो अपने हिसाब से दिन डिसाइड करो। ठीक है। कौन? पता नहीं अब। ये जो वैकेंसी है आर्टिकल 68 में होती है। ठीक है। वैकेंसी को रिफिल करना, तो एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चुनाव करना। तो भारत में उपराष्ट्रपति का मेन काम होता है राज्यसभा में बैठ के राज्यसभा चलाना। अब देखो, जगदीप धनखड़ का सुना ही होगा एक दो दिन पहले तो, राजस्थान में कहीं रहे थे एमएलए 98 में, 1998 में, कांग्रेस पार्टी से। तो अब एमएलए की पेंशन के लिए द्वारा फॉर्म भरा है कि हमारी द्वारा स्टार्ट करो। उपराष्ट्रपति सबकी अलग अलग आई, सबकी, तो केवल गवर्नर की नहीं मिलेगी। गवर्नर को पेंशन नहीं मिलती। ठीक है, ध्यान रखना, अगर वो व्यक्ति मल्टीपल पोस्ट पे रहा है तो। अब जगदीप धनखड़ को कौन कौन सी पेंशन मिलेगी? उपराष्ट्रपति की मिलेगी पेंशन, जो सैलरी इनको मिल रही थी उसका आधा जिंदगी भर, और टोटल 2,73,000 2,80,000 बैठ रहा है ऐसा कुछ। एमएलए की इन्होंने अप्लाई किया, और ये कौन क्या रहे थे, एमपी भी रहे हैं लोक पार्लियामेंट में, उसकी भी पेंशन। गवर्नर का छोड़ दो, उसके अलावा सबकी पेंशन मिलेगी। राष्ट्रपति पर नहीं लगता टैक्स। अब ये तो टैक्स हो गए ना। टैक्स का प्रोविजन है सरकार का अपना, वैसे एग्जम्पशन दे रखा है। कौन? इनको इम्यूनिटी मिली होती है कुछ, प्रेसिडेंट को तो 100% इम्यूनिटी। हाँ, क्या कह रहे थे आप? अरे नहीं, बाकी सबकी मिल रही है, एमएलए की नहीं मिल रही है। बाकी सबकी पेंशन इन्हें मिल रही है, लेकिन एमएलए की नहीं मिल रही है, तो उसके लिए री अप्लाई किया। ठीक है, सोच रहे हैं अब तो रिटायर हो ही गए तो ये पैसा क्यों छोड़ो, ये भी आने दो। पहला काम राज्यसभा में चेयरमैन का होता है इनका। दूसरा, अगर प्रेसिडेंट का पद किसी भी कारणवश खाली हो जाए तो फिर वाइस प्रेसिडेंट को मौका मिल जाता है कि वो जो है प्रेसिडेंट बनकर काम करे, तब ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है, ऐसा लिखा है आर्टिकल 65 में, जब कोई किसी कारण से प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है। दूसरा बनाया जाएगा उन्हीं मेंबर में से, क्योंकि डिप्टी स्पीकर तो अपने हाथ में, जितने मेंबर उनमें से एक को बना दो।
करते हैं, अपनी पार्टी को तो करेंगे, लेकिन मान ही नहीं जाती ना, क्योंकि तो सब लोग फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो जवाब दो फिर, तो ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकते, इंटरनली कर सकते, याद रहेगा। यहां तक देख लो, कोई डाउट हो तो। ओपन वैलिड का मतलब है, जैसे बफर सिस्टम में खाना खाने जाते हो, सब लोग एक साथ खाना ले रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। कितने तुमने रसगुल्ले लिए, तुमने कितने ये लिए, सब देख रहे हैं ना ओपनली। यही होता है ओपन वैलिड सिस्टम, जब आजू बाजू वालों को भी पता होता है तुम किसको दे रहे हो वोट, तुम किसको दे रहे हो। सीक्रेट वैलिड का मतलब है गुप्त मतदान। तो जो हम लोग मतदान करने जाते हैं लोकसभा का, असेंबली का, तो बाहर साइन करके वोटर आईडी चेक करा के, और अंदर एक कैबिन सा बना रखा होता है छोटा सा, उसमें वोटिंग मशीन होती है, वहां गए अंदर बटन दबा दिया। उन अधिकारियों को भी नहीं पता होता कि ये कैंडिडेट किसको वोट देकर आया, इसे बोलते हैं सीक्रेट। इसलिए बोला है क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तब भी सीक्रेट वैलिड है। डायरेक्ट इलेक्शन तो सब सीक्रेट ही होते हैं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है तब भी सीक्रेट। राज्यसभा का होता तो, राज्यसभा का होता चुनाव जब एमएलए वोट देते हैं, ठीक है, 233। और इधर काउंसिल का होता है राज्यों के अंदर, विधान परिषद, इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्या हो गया, ज्यादा है? क्लियर हुआ, बताओ। राष्ट्रपति चला जाए तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट आएगा, 65। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन जाएगा राष्ट्रपति की जगह? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो कौन जाएगा उसकी जगह? जो सुप्रीम कोर्ट का कोई तो सीनियर जज होगा। 34 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट में, उसमें से एक सीजीआई और 33 अदर्स। तो एग्जीक्यूटिव के बाद जब जुडिशरी टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे उसको डिटेल में, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपके? कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट, ऐसे तो 450 प्लस है, वो याद नहीं करते, जो जरूरी है वो साथ साथ में बताता हूँ। सारे नहीं है, सारे कहाँ बता। अब 63 से लेकर 73 तक है वाइस प्रेसिडेंट की, मैंने बताया कितने, एक 63 बताया जिसमें कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट होगा, एक 64 बताया जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ये 64 में बताया गया है। और जब वाइस प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट गायब है तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह जाके काम करने लगता है, ये 65 कह रहा है। बस ये याद कर लो, ठीक है। आपका क्या है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी? थोड़ा थोड़ा याद कर लो, आप सब मत करो ना, दो तीन आर्टिकल क्लास में याद कर लो, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आर्टिकल आपके हो पाएंगे पूरी इसमें 20-25 के आसपास। वो तो क्लास के साथ साथ पता लगेगा आपको। हाँ, जीएस सबकी इसी में कवर, जो 22 क्वेश्चन आएंगे जीएस के एलटी ग्रेड में, तो वो यहीं से कवर, क्योंकि उसमें 8 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं एलटी ग्रेड। और अच्छा, जीआई में एलटी ग्रेड की, ठीक है, यहीं से कवर हो।
क्योंकि वो जनरल है। चलो ठीक है ना, थैंक यू।